बीएससी के दूसरे सेमेस्टर का कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में आज हम आपको बताएंगे डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स में डाइसेक्राइड्स क्या हैं और जो कॉमन डाइसेक्राइड्स हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो इसमें नोट्स आता है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, तो आपको टोटल वीडियो आपको मिलता रहेगा। हम बात करेंगे डाइसेक्राइड्स के। तो डाइसेक्राइड्स क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में माल्टोज है C12H22O11, माल्टोज है। तो जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग H2O के साथ में, ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों ग्लूकोज होते हैं। स्ट्रक्चर इसका नहीं, केवल हम फार्मूला लिख रहे हैं। तो हमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं हाइड्रोलिसिस के बाद। यहाँ जो एंजाइम होगा ये माल्टोज है, माल्टोज। यहाँ जो एंजाइम होगा वो होगा माल्टेज। तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करता है और 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के देता है। इसी तरह से मान लेते हैं हम लैक्टोज ले लेते हैं। लैक्टोज, यहाँ पर एक एंजाइम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के साथ में, लैक्टेज एंजाइम है। ये लैक्टेज एंजाइम इसको तोड़ेगा, इसका भी फार्मूला वही होगा, फार्मूला सेम होगा C6H12O6 और यहाँ भी C6H12O6। इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा और एक मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज का होगा। इसी तरह से अगर हम सुक्रोज ले लें, ये एंजाइम होगा, हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के साथ में, डाइस्टेज। ये ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल मिलेगा और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का मिलेगा। तो चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो, चाहे मैनोज हो, इन सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। यहाँ जो हमारे यहाँ पर डाइसेक्राइड्स हैं, एसेक्राइड्स, जिससे 2 मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, उसी को हम डाइसेक्राइड्स कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। डाइसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। डाइसेक्राइड्स जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू सिमिलर are different to similar are different monosaccharides। Disaccharides are solid crystalline। Disaccharides are crystalline solid। Disaccharides are crystalline soluble and crystalline solid and soluble in what? Some common disaccharides are, कुछ कॉमन डाइसेक्राइड्स हैं जो कि हमने यहां पर लिख दिया। अब हम
एक एक इसमें से कुछ बातें करेंगे कि जो डाइसैकराइड्स हैं ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें से कोई एक एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, माल्टोज का ही ले लेते हैं। तो किस तरह से ये जुड़ते हैं उसके बारे में हम इसके सब के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब यहाँ पर हम डाइसैकराइड्स लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो जो जुड़ते हैं उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जब दो मोनोसेक्राइड्स जिस लिंक के द्वारा एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं हम माल्टोज की। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं माल्टोज। डाइसैकराइड्स में हम आपको जो बताने वाले हैं वो 3 डाइसैकराइड्स की बात हम आज इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं। तो पहला जो डाइसैकराइड्स हम ले रहे हैं, तो हमारा जो डाइसैकराइड्स आज पहला डाइसैकराइड्स है वो है माल्टोज। तो माल्टोज जो मिलता है स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से, स्टार्च हमारा पॉलीसैकराइड्स है। तो ये जो पॉलीसैकराइड्स स्टार्च है, तो स्टार्च जो है ये डाइस्टेज होगा स्टार्च का, ये माल्टोज बात करेंगे माल्टोज की। तो ये माल्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C12H22O11। तो माल्टोज इज द डाइसैकराइड्स। तो माल्टोज कैसे मिल रहा है, C6H10O5 N, ये है हमारा स्टार्च। ये स्टार्च डाइस्टेज है, डाइस्टेज एंजाइम है जो इसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है, C12H22O11। ये दिया हमारा माल्टोज। ये है स्टार्च, इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस। फिर इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इसका इस तरह से तो हमें यानी स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड है ग्लूकोज का। और अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस तरह से ये दो ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और कैसे इसके स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, हम आगे बढ़ते हैं। हम अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज जो होगा, 2 ग्लूकोज है तो हम चेयर फॉर्म बनाते हैं। ये हमारे पास में चेयर फॉर्म है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, एक्सियल, इक्वेटोरियल, एक्सियल, एक्सियल ऊपर, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल। यहाँ होगा CH2OH। ये हमारा ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा है, ये पांचवा है और छठा। ये जो है ये एनोमेरिक कार्बन है। एक तो हमने ये बना दिया। अगर OH नीचे है तो अल्फा हो गया, और अगर OH ऊपर है तो OH ऊपर है तो आपका बीटा हो गया। तो मान लेते हैं हम अल्फा ही ले रहे हैं, तो OH को हमने नीचे कर दिया और H को हमने ऊपर कर दिया, तो अल्फा हो गया। इसका स्ट्रक्चर हम बनाना हम आपको ऑलरेडी बताए हैं। तो यहाँ OH नीचे होगा। जब हम फिक्सचर बनाए थे तो जो राइट साइड में है नीचे करो, जो लेफ्ट साइड में है ऊपर करो। तो हम लोगों को याद होगा कि जो तीसरा कार्बन था उसका OH लेफ्ट में था, बाकी सबका राइट में था। तो जो राइट में रहेगा वो नीचे रहेगा और जो लेफ्ट में रहेगा वो ऊपर रहेगा। और ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का, चेयर फॉर्म है। दूसरा भी हम बनाएंगे
देखिएगा इसके जस्ट यहां पर हम राइट अपर साइड में बना रहे हैं। ये एनोमेरिक कार्बन हो गया, यहां ऑक्सीजन हो गया, यहां पर OH H, ये भी अल्फा हुआ, सेम यही स्ट्रक्चर यहां भी लिख दीजिए। ये ऊपर की तरफ, नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये नीचे, और यहाँ CH2OH। तो सेम यही स्ट्रक्चर जो यहाँ बना है वही यहाँ बना देते हैं हम। OH H H OH, तीसरे का OH जो है वो आप लेफ्ट में रहता है, बाकी सबका ये पहला कार्बन है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और छठा है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया दो दो अल्फा डी ग्लूकोज का। अब क्या होगा कि इसका पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन, ये देखिएगा यहां से वाटर निकल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो जुड़ जाएंगे तो हम स्ट्रक्चर इसका कैसे बना लेंगे, इसको हम इससे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या हो गया ये हम ऐसे बना देते हैं, हम दोनों को मालूम चल गया हमें। ये पहला और चौथा कार्बन ये हुआ, ये देखिए ये तो हमारा एनोमेरिक कार्बन है, ये पहला वाला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है, पहले का एनोमेरिक कार्बन, और ये हो गया हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसके बाद जो है अब इसका अगर हम नाम करें तो हमारा दो ग्लूकोज हुआ, तो जिसका एनोमेरिक कार्बन होता है उसको हम लेफ्ट अपर में रखते हैं, जिसका हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है जो चौथे से लगा हुआ है उसको हम राइट लोअर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द डाइसेक्राइड्स टू मोनोसेक्राइड्स, in disaccharides two monosaccharides are linked by glycosidic linkage, linked by glycosidic linkage। तो ये कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से, ये एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जिस मॉलिक्यूल का, जिस मोनोसेक्राइड्स का एनोमेरिक कार्बन जुड़ा होता है उसको लेफ्ट अपर में लिखते हैं। द मोनोसेक्राइड्स एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, तो जिसका एनोमेरिक कार्बन होता है जिसका एनोमेरिक कार्बन होता है उसको द मोनोसेक्राइड्स एनोमेरिक कार्बन, या हमें ऐसा लिख दें एनोमेरिक कार्बन ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक linkage are written at upper left side and which OH group form
linkage will be right on lower right side। तो हमें ये समझ में आ गया कि जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक का एनोमेरिक कार्बन का OH और दूसरे का एल्कोहलिक OH, यानी एक का C1 का OH और दूसरे का 4 का OH, ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। तो जिसका एनोमेरिक कार्बन होता है लेफ्ट ऊपर के साइड में होगा और जिसका हमारा एल्कोहलिक OH होता हो लोअर राइट साइड में होता है। अच्छा, अब नाम क्या होगा? इसका जो नाम होगा उसमें ओसिल जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज है, पाइरेनोसिल कर देंगे, इसका नाम है अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज है, पाइरेनोज तो पाइरेनोसिल कर देंगे इसका नाम। ये अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज था तो ग्लूकोपाइरेनोज से इसका नाम। अच्छा, दूसरी बात कि चौथे से ओ लगा है तो इसके पहले हम प्रेफिक्स ओ लगा देंगे, चौथे से लगे है तो 4 लगा देंगे, इसका नाम ये हो गया 4O अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोसिल। और फिर उसके बाद फिर इसका नाम हो जाएगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी ग्लूको पाइरेनोज, ये नाम हो गया। तो ये इसका जो हमारा ये डाइसेक्राइड्स है, जो माल्टोज है, उसका यह नाम हो गया। अब इसकी हम ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो हमें प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर की बात, की स्ट्रक्चर तो हो गया, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि माल्टोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहां जब हम प्रॉपर्टीज देखना शुरू करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि ये जो है ये शो करता है प्रॉपर्टीज सब कुछ वही जो ग्लूकोज करता है। तो क्या करता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये हो गया इट शोज, तो पहले जान लीजिएगा कि ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। माल्टोज इज रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके भी दो फार्म होंगे, एनोमेरिक फार्म होंगे, अल्फा माल्टोज और बीटा माल्टोज, और म्यूटा रोटेशन शो करेगा। और इसका जो अल्फा का जो स्पेसिफिक रोटेशन 168 होगा और बीटा का 112 होगा। तो अच्छा, इक्विलिब्रियम में जब ये म्यूटा रोटेशन होगा तो इक्विलिब्रियम में आएंगे तो 136 हो जाएगा इसका म्यूटा रोटेशन, तभी हम लिख दे रहे हैं आप। ये एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेगा तो ऑक्टा एस्टिक एनहाइड्राइड बनाएगा, इसका मतलब ये शो करेगा उसमें 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। ये ओसाजोन का फॉर्मेशन करेगा। तो इतने रिएक्शंस जो हैं ये हम बात करेंगे इसमें, और हम उसको लिखते हैं। क्या क्या लिखेंगे कि इट शोज म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा एंड हैव 2 एनोमेरिक फार्म, इसमें 2 एनोमेरिक फार्म होंगे, अल्फा मैनोज और अल्फा माल्टोज एंड बीटा माल्टोज, अल्फा माल्टोज और बीटा माल्टोज। अल्फा माल्टोज है स्पेसिफिक रोटेशन 168 डिग्री एंड बीटा डी हैव 112 डिग्री, and in the equilibrium mixture it have specific rotation, अल्फा डी, इसका जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा,
136 डिग्री के इज इक्वल टू 136। और क्या होगा, ये तो म्यूटर रोटेशन शो कर रहा है, दो इसको न्यूमेरिक फॉर्म हो गए। और क्या होगा ये, इट रिएक्ट्स विथ फिनिल हाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज रिड्यूसिंग शुगर and gives positive test with and gives positive test with Benedict solution, failing solution and tolerance reagent। और ये टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में पॉजिटिव टेस्ट देता है। और हम क्या कह रहे हैं कि इट रिएक्ट्स विथ फिनिल हाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन। तो ये फिनिल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्शन करेगा और ओसाजोन बनाएगा। और क्या होगा, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, माल्टोनिक एसिड बना देगा। इट रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म माल्टोनिक एसिड। उसके अलावा इट रिएक्ट्स विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, it reacts with acetic anhydride to form octa acetate of maltose। तो ये क्या शो करता है, इट शोज दैट देयर आर 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट। इट शोज दैट 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन माल्टोज। जो कॉमन बातें हैं वो हम आपको वो बता दे रहे हैं कि ये क्या क्या बनाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये जैसे हमने ग्लूकोज का किया है, इसी तरह आप लैक्टोज का कर सकते हैं। लैक्टोज में बस अंतर हो जाएगा, उसमें ग्लूकोज और लैक्टोज रहेगा। तो ग्लूकोज और लैक्टोज रहेगा तो हम जानते हैं इसमें अंतर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, यहाँ ग्लैक्टोज होगा तो ग्लैक्टोज बस यहाँ पर OH ऊपर हो जाएगा और कोई अंतर नहीं, बाकी सब यही रहेगा। ये देखिएगा नीचे की तरफ H कर देंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं लैक्टोज का भी फार्मूला यही होगा। ये देखिए ये लैक्टोज का हो गया और ये यहाँ पर H हो गया। तो OH जो लैक्टोज का स्ट्रक्चर होगा, लैक्टोज के स्ट्रक्चर में जो OH होगा वो आपका ऊपर साइड में हो जाएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है लैक्टोज के बारे में जान लीजिएगा। जो रिएक्शंस ग्लूकोज दे रहे हैं वो सभी के सभी रिएक्शंस हम लैक्टोज में लिख सकते हैं। अच्छा, लैक्टोज जो है यह है नेचुरली अकरिंग डाइसेक्राइड्स है, जो मिल्क मैमल्स के मिल्क में जैसे काऊ वगैरह है उसके मिल्क में पाया जाता है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है वो होता है लैक्टेज। और लैक्टेज को हम लोग ग्लाइकोसाइडेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको जो डाइजेस्ट करता है वो होता है लैक्टेज। इसको हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में ये अगर नहीं पाया जाएगा लैक्टेज या बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तो उस कंडीशंस में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और ये डाइजेस्टिव जूस के साथ में ये सिक्रेट होता है।
तो अच्छा, जैसे जैसे बच्चा दूध भी पीना बंद कर देता है तो इसका सिक्रेशन भी कम होने लगता है। तो ये हमारा स्पेशली लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम होता है। तो अच्छा, ये भी सब कुछ शो करेगा भाई, ये भी ओसाजोन बनाएगा, इसके भी एनोमर्स होंगे, ये भी ऑक्टा एसीटेट बनाएगा, इसमें भी म्यूटा रोटेशन होगा। तो वो सभी प्रॉपर्टीज जो ग्लूकोज में पाई जाएगी वो आपका लैक्टोज में भी पाई जाएगी। बाकी सब कुछ वैसे ही जैसे हमने माल्टोज का पढ़ा था वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे ग्लैक्टोज का। अब इसके बाद तीसरा है हमारा सुक्रोज। तो सुक्रोज का क्या है, सुक्रोज का देख लीजिएगा। तो सुक्रोज का जो है ये इन्वर्टेज है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ये तोड़ता है। अब हम बात करेंगे तीसरा, तीसरा होगा सुक्रोज। तो सुक्रोज में दो स्ट्रक्चर होंगे। सुक्रोज में एक होगा ग्लूकोज, ये सुक्रोज है, ये बनाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। इसका पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस तरह से, तो दोनों स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, एक ग्लूकोज का बना देते हैं और दूसरा फ्रुक्टोज का बना देते हैं। तो दोनों स्ट्रक्चर बना लो आप। हम लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते, अच्छा हम आपको ये भी बात करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। हम प्रयास करते हैं कि आपको क्वेश्चन भी बताएं, समय अगर मिलता है तो हम लोग उसकी भी बात करते हैं। ये हमारा ग्लूकोज है और ये हम बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। ये पहला हमारा एनोमेरिक कार्बन है और फिर हम लोग जो है ये बना दिया हमने, ये फ्रुक्टोज हो गया। फ्रुक्टोज में ये हमारा यहाँ पर ACH2O हुआ, CH2OH हुआ। ये हमारा एनोमेरिक कार्बन है, ये है एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ CH2OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो तीसरे पर OH ऊपर के साइड में रहेगा तो यहाँ OH कर दीजिए, यहाँ H कर दीजिए और चौथे में OH। तो ये हमारा हो गया ये बीटा डी फ्रुक्टोज हुआ। ये है बीटा डी फ्रुक्टोज। अभी नाम लिखेंगे हम इसका। ये हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज। हमें जानते हैं कि इसका देखिए ये भी एनोमेरिक कार्बन है, ये भी एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज का C1 एनोमेरिक कार्बन होता है और फ्रुक्टोज का C2 एनोमेरिक कार्बन होता है। और जब OH नीचे के साइड में, इस साइड में होता है, नीचे के साइड में है तो बीटा हो गया, इसमें नीचे है तो अल्फा हो गया। तो यहां से निकाल देंगे तो यहीं बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हम इसी में बना दे रहे हैं, आप लोग अलग अलग भी बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया, ये देखिएगा, ये बन गया हमारा ग्लाइकोसिडिक, ये बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो ये अल्फा ग्लूकोसाइडिक हो गया और ये बीटा हो गया। ये क्या हो गया हमारा अल्फा ग्लाइकोसिडिक, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये। और ये बीटा डी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये बना।
तो यहां पर जो लिंकेज हुआ वो क्या हुआ, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज फॉर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये दोनों मिलके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो ये दूसरे से लगा है तो 2O हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा, यहां लिखते हैं 2 डैश करके O अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसिल बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोसाइड, ये नाम हुआ इसका। तो चाहे तो आप इसको आप मान ले, चाहे इसको मान ले, दूसरा नाम भी हो सकता है। क्या दूसरा नाम हो सकता है, आप इसको दूसरा भी लिख सकते हैं, 2O बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरेनोसिल, सिल इसके साथ में लगा दो, फिर उसके बाद अल्फा डी ग्लूको पायरेनोसाइड। तो चाहे आप ये वाला नाम लिखो और चाहे ये वाला नाम लिखो, तो इसके दोनों ये नाम हो गए और ये इसका स्ट्रक्चर हो गया फ्रुक्टोज का। तो इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों हो गए। अच्छा, अब इसके बाद जान लीजिएगा कि इसको हम इन्वर्टेज शुगर क्यों कहते हैं। ये सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेज शुगर कहते हैं। दरअसल ये है कि जो अल्फा डी है, अल्फा डी का जो स्पेसिफिक रोटेशन है, अल्फा डी का स्पेसिफिक रोटेशन होगा ये +66 होगा। ये अल्फा डी का +65 है। अल्फा डी का ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 65 डिग्री है। और इक्विमोलर मिक्सचर में इसका जो रोटेशन आता है -22 आता है। चूंकि इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेज शुगर कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। हम उस बात को लिख भी सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेज शुगर कहते हैं। अच्छा, एक बात और जान लेना, हम बात कर रहे हैं सुक्रोज की। तो सुक्रोज जो है, इसका जो सोर्स है वो केन शुगर, मेनली जैसे केन शुगर है तो हम इसको शुगर केन भी कहते हैं, शुगर केन कहते हैं। और इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से, चूंकि इसका जब हम सोल्यूशन में ले रहे हैं तो इक्विमोलर मिक्सचर में इसका चेंज हो जाता है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑन हाइड्रोलिसिस द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज चेंज, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज इज, हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या लिख सकते हैं कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज में, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज इज 65 डिग्री and in the equimolar mixture the specific rotation is -22 degree, hence it is called इन्वर्टेज शुगर। इसलिए इसको हम इन्वर्टेज शुगर कहते हैं।
अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा कि इट इज नॉट, कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आता है, नॉट रिड्यूसिंग शुगर, इट नॉट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ, it not gives positive test with Benedict solution, failing solution and टॉलेंस reagent। तो ये इनके साथ में ये रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। अच्छा, ये म्यूटा रोटेशन भी नहीं शो करता है, इट डू नॉट शोज म्यूटा रोटेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये म्यूटा रोटेशन नहीं शो कर रहा है तो इट हैव नो एनोमेरिक फॉर्म, इट नॉट शोज it not shows एनोमेरिक फॉर्म, नॉट शोज एनोमेरिक फॉर्म, यह कोई एनोमेरिक फॉर्म शो नहीं करता है। ये ओसाजोन फॉर्मेशन फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए ओसाजोन नहीं बनाएगा। इट नॉट रिएक्ट्स विथ फेनिल हाइड्राजीन hence it not form ओसाजोन। तो इसलिए जो है यह ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसमें हेमी एस्टल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इट हैव नो हेमी एस्टल ग्रुप, तो ये तो हमारा हो गया, हमने आपसे ये डाइसेक्राइड्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, मेनली हम लोगों ने डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में, 3 डाइसेक्राइड्स के बारे में हमने आप आज की वीडियो में डिटेल में बात किया है। और इसमें ये चैप्टर इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के लिए हमारा लगभग टोटल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में आपके साथ में उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।